Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड डिस्कस किया है, दैट इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. सिंस टू मोर ऑक्साइड्स आर येट टू कम एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर ऑक्साइड दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड इन डिटेल. तो चलें आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं ताकि आपको बताएं कि नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड किस तरह से बिहेव करता है. Dear students, now we are going to discuss नाइट्रोजन ऑक्साइड. और इससे पहले हमने नाइट्रोजन का एक और ऑक्साइड डिस्कस किया, दैट इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. लेकिन अब हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन ऑक्साइड का. नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने NO रखा है. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप याद करें तो जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड समझा रहा था ना, मैंने वहां आपको बताया था कि ये अनस्टेबल है. और इसके अनस्टेबल होने की वजह क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था कि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये थोड़ा सा अनस्टेबल ऑक्साइड है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसके और कोई नाम है. जी बिल्कुल है. इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है. चूंकि इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है तो इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है. जबकि इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, ये इसके कुछ और नाम थे जो मैंने आपको बताए. तो चले चलते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं. तो इनके हम मोड्स ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि किन तरीकों से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं. बच्चों, इसको प्रिपेयर करने का जो पहला तरीका है वो तो पुराने टॉपिक में से ही है, लेकिन सिर्फ हम मेटल चेंज करेंगे. यानी वहां पर हमने जिंक और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवाया था, बट यहां पर हम रिएक्शन ऑफ कॉपर विद डिल्यूट HNO3 करवाएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, at the production, for the production of dinitrogen oxide we used zinc, but for the production of nitric oxide we are using copper. So अब ये रिएक्शन बहुत सिंपल होगा डियर स्टूडेंट्स. रिएक्शन है कॉपर प्लस डिल्यूट फॉर्म में HNO3. ये रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, और इस रिएक्शन के नतीजे में कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और हमारा मेन प्रोडक्ट NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ वाटर. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को बनाने के लिए हम मेटल्स जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, टू बैलेंस द इक्वेशन यहाँ पे याद रखिएगा 3 यूनिट्स ऑफ कॉपर जो है वो इस्तेमाल होते हैं अलॉन्ग विद 8 यूनिट्स ऑफ HNO3. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए चूंकि कॉपर उस साइड पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 यूज करेंगे. तो कॉपर तो बैलेंस हो जाते हैं. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और अगर हम इसके साथ 4 लगा देते हैं तो ये इक्वेशन, ये वाटर हाइड्रोजन जो है वो भी बैलेंस हो जाता है. अब देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या चीज़ बच रही है. डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा कि यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो ये 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 6 हो जाएंगे, जबकि हमारे पास नाइट्रोजन असल में 8 है. सो इसके साथ जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. इट मीन्स बाय दिस रिएक्शन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. So dear students, this is a very simple production of nitric oxide in the laboratory as well as it can be done in the industries. बच्चों, नेक्स्ट प्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं. जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. यानी हम डायरेक्ट रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का.
अब स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर आपने तो हमें प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि नाइट्रोजन इनएक्टिव है और नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ऑक्सीजन 21% बाय वॉल्यूम मौजूद है, तो इनको तो आपस में वहां पर ये रिएक्शन कर लेना चाहिए, लेकिन आपने बताया था ये बड़े इनएक्टिव होता है नाइट्रोजन, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, ये वाकई ही इनएक्टिव है और ये वाकई ही इनर्ट है, लेकिन यहाँ पे जो हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं ना, वो बड़ी हार्श कंडीशंस पे करवाते हैं। एक्चुअली ये जो हम सारा मामला करवा रहे हैं उसको हम कहते हैं कि ये आर्क एपरेटस में हम सारा काम करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब ये आर्क एपरेटस क्या चीज है, मैं सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। आर्क एपरेटस हम किसको कहते हैं बच्चों? आर्क डिस्चार्ज भी कहते हैं, आर्क एपरेटस भी कहते हैं, आर्क टेक्निक भी है। ये है कंडक्शन या पैसेज, बेहतर वर्ड है पैसेज ऑफ हाई वोल्टेज करंट थ्रू अ कंडक्टिंग गैस। जी बच्चों, एक कंडक्टिंग गैस के जरिए जब हम हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो इसको हम आर्क टेक्निक या आर्क एपरेटस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, जाहिर आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब आप करंट प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स तो होने चाहिए करंट आने के और करंट के जाने के लिए। तो फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हम करंट पास करते हैं एक से दूसरे में, लेकिन दरमियान में एक कंडक्टिंग गैस रख देते हैं मीडियम के तौर पे, यानी वायर नहीं रख रहे, क्या रख रहे हैं? गैस। स्टूडेंट्स, अगर गैस के थ्रू हम इस तरीके से कंडक्टिंग गैस के जरिए करंट का फ्लो करेंगे ना, सो दिस टेक्निक विल बी कॉल्ड एज आर्क टेक्निक और आर्क एपरेटस। अब आप समझ सकते हैं कि हाई वोल्टेज करंट जब हो रहा है तो हाई वोल्टेज करंट की वजह से कितनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जिस रिएक्शन हम अब डिस्कस करने लगे हैं, जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है और ये आर्क टेक्निक से ही प्रोड्यूस किया जाता है और फिर ये रिएक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है ये खासा मुश्किल काम है। सो N2 और O2। अब बच्चों, हम आर्क टेक्निक अडॉप्ट किस पे करेंगे? अलहदा से नाइट्रोजन लाएं, अलहदा से ऑक्सीजन लाएं, उससे बेहतर है आप जस्ट एयर की आर्क टेक्निक में ले जाएं उसको। एयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, 21% ऑक्सीजन मौजूद है, तो जब आप इस टेक्निक में से एयर को ही पास कर देंगे तो उसके अंदर ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर देंगे और रिएक्ट करके एक रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा एट 3000 डिग्री सेल्सियस। So dear students, this is another technique by which we can produce nitric oxide. Students, ये टेक्निक हमें हमारे एटमॉस्फेयर में कभी कभार होती हुई नजर आती है ओकेजनली, जब कभी भी हम बात करते हैं थंडरस्टॉर्म्स की या लाइटनिंग, जो क्लाउड्स की लाइटनिंग होती है उससे बहुत तेजी में आपको पता है बिजली आती है, तो उस बिजली की वजह से चूंकि उससे हाई वोल्टेज करंट होता है तो ये मैकेनिज्म वहां पर भी हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर हाई वोल्टेज करंट पास किया जाए तो ये काम हो जाता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज टू आर द मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो चले चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा, ये एक कलरलेस गैस है और इसकी प्रोडक्शन भी लेबोरेटरी में थ्रू बबल्स ही जो है वो, यानी ये जो नाइट्रोजन आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती नजर आ रही है, बबल्स के थ्रू कैरेक्टराइज होती है, तो कलरलेस गैस है। स्टूडेंट्स, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर है,
यानी ये पानी में कोई बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होती। तो स्पेयरिंगली का मतलब होता है स्लाइटली, थोड़ी सी ही ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, ज्यादा ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ फ्री रेडिकल। बच्चों, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये खासी अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल चीज के बारे में आपको क्या बताया हुआ है पहले, कि अनस्टेबल चीज बहुत रिएक्टिव होती है। ये फ्री रेडिकल है। डियर स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर तो जहन में लेकर आए। इसके स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अनपेयर्ड ऑड, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, अगर वो पड़ा हुआ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से ये एक फ्री रेडिकल के तौर पर काम करेगा। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड वाकई ही एक फ्री रेडिकल के तौर पर काम करता है। सो बच्चों, ये एक कलरलेस गैस है। इसके अलावा स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर है, ये बहुत अच्छे तरीके से पानी में डिसॉल्व नहीं होता। इसके अलावा बच्चों, ये एक फ्री रेडिकल के तौर पे पाया जाता है। तो आप समझ जाएं कि इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी एनहेंस्ड होगी। तो चलें चलते हैं इसकी रिएक्टिविटी की तरफ और आपको बताते हैं कि ये किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है। तो ये बात हमने पीछे पढ़ ली। अगर ये फ्री रेडिकल है तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये खासा रिएक्टिव होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शंस में पहले नंबर पे हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाता है और जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म रेडिश ब्राउन गैस। ये एक रेडिश ब्राउन गैस में फौरन कन्वर्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो रेडिश ब्राउन गैस कौन सी है। आप सबसे पहले रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, ये रहा नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और इसका रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। इट प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन गैस जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, by the reaction of nitric oxide with oxygen, it further oxidizes to form a reddish brown gas जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। So students, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसमें हमें डायरेक्ट उसकी ऑक्सीडेशन होती हुई नजर आ रही है। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो फौरन ही, अब आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब है कि फर्दर ऑक्सीडेशन से पहले पहले आपको इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको इसको रैपिडली वहां से बहुत जल्दी जैसे ही बने तो आपको इसको कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो जाए। तो फर्दर ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये रेडिश ब्राउन गैस यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये है इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इसकी थर्मल डीकॉम्पोजिशन पे। स्टूडेंट्स, थर्मल डीकॉम्पोजिशन हम इसकी प्रोडक्शन पढ़ के आए हैं। आपने देखा है कि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बन जाता है। तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन भी इसकी हो जाती है। NO को जब तोड़ा जाता है एट हाई टेम्परेचर, स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसकी थर्मल डीकॉम्पोजिशन होती है 1000 डिग्री सेल्सियस पे। So at 1000 degrees Celsius, nitric oxide decomposes to form nitrogen and oxygen. And if we balance the equation, so students इसके साथ हम 2 लगाएंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ऊपर वाली इक्वेशन भी स्टिल अनबैलेंस्ड है, उसको भी बैलेंस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके साथ 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन 4 हो जाते हैं, इधर 2 लगा के इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब आप देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपके पास ऑक्सीजन बन रहा है और ऑक्सीजन बनने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन बनने का मतलब है कि इट इज गोइंग टू सपोर्ट कंबस्शन। सो बच्चों याद रखो
जब इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की जाती है तो थर्मल डिकम्पोजिशन से ये टूटता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन आगे से सपोर्ट करती है कंबस्टन को। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन अगर कहीं हो रहा है तो वहां से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, और अगर किसी चीज की कंबस्टन हो रही है तो वो कंबस्टन कैरी ऑन होती रहेगी। सो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये अपना ऑक्सीजन दे रहे हैं on thermal decomposition, so they are going to lose their oxygen। ये सामने वाले को ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन उसमें ऐड कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे on thermal decomposition। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। बच्चों ये जो पॉइंट नंबर 3 है और इसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत अहम समझे जाते हैं। अब देखते हैं कि जब क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। बच्चों याद रखिएगा, जैसे ही हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स होती है और उन कंपाउंड्स को कहा जाता है नाइट्रोसिल्स। उन कंपाउंड्स को कहा जाता है नाइट्रोसिल्स। स्टूडेंट्स जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये बनाएगा नाइट्रोसिल क्लोराइड, और जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। अब वो कैसे बनते हैं जरा देखिएगा। बच्चों लेट्स सपोज आपके पास है NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, और आप इसका रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ यानी क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ इसका डायरेक्ट रिएक्शन होता है, इट प्रोड्यूसेस NOCl। बच्चों ये कंपाउंड है जिसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। बच्चों ये नाइट्रोसिल क्लोराइड जो है ये ऐसा कंपाउंड है जो बाद में कुछ पॉलीमर्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपने नाम सुना हुआ है नाइलॉन। नाइलॉन एक पॉलीमर है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनने वाला, जो बाद में मुख्तलिफ चीज़ें लाइक फैब्रिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो नाइलॉन बनाने के लिए हमें नाइट्रोसिल क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स इफ वी बैलेंस द इक्वेशन, तो क्लोरीन जो कि 2 हैं तो इधर हमें 2 लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। सिमिलरली व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, इट प्रोड्यूसेस नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। ये नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ चुका हुआ है कि नाइट्रोसिल क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। तो क्लोराइड के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए बिकॉज इट इज रिटन इन योर बुक्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स एक ऐसे पॉइंट पर जो इस टॉपिक में मैं समझता हूं सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन समझा जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है रिंग टेस्ट। बच्चों रिंग टेस्ट क्या है? रिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, टेस्ट टू आइडेंटिफाई, या बेहतर वर्ड है डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स। बच्चों ये नाइट्रेट्स होते हैं, NO3 आपने पढ़ा है कि जैसे सॉल्ट, जिन सॉल्ट्स में NO3 ग्रुप पाया जाता है दे आर कॉल्ड एज नाइट्रेट्स। तो बच्चों जिन जिन जगहों पर भी नाइट्रेट्स पाए जाते हैं ना, उनकी डिटेक्शन करने के लिए हम ये रिंग टेस्ट करते हैं। बच्चों अक्सर जमीन में नाइट्रेट्स की अमाउंट को जांचने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें ये रिंग टेस्ट करना पड़ता है। अब ये रिंग टेस्ट कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स? रिंग टेस्ट में सबसे पहले हमें फेरस सल्फेट इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला है FeSO4, फेरस सल्फेट। स्टूडेंट्स इस फेरस सल्फेट का हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, and when both of these react together they form an addition product। ये एक एडिशन प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स ये जो एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है ना, ये असल में ब्राउन से कलर का प्रोड्यूस होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स रिंग टेस्ट को कभी कभार हम ब्राउन रिंग टेस्ट का नाम भी देते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट।
तो बच्चों इसको रिंग टेस्ट भी कहा जा सकता है, ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ब्राउन कलर का एक रिंग सा जो है ना वो बन जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो एक एडिशन प्रोडक्ट बना है इसको हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना है ना स्टूडेंट्स, इस एडिशन प्रोडक्ट को बाद में सॉइल या जिस भी जगह पर हमने नाइट्रेट्स को डिटेक्ट करना होता है ना, वहां पर हम इसको ऐड करते हैं, और ये अगर वो ब्राउन कलर को रिटेन करता है तो ये रिंग टेस्ट की एक जो है उसमें हम इसको यूज करते हैं। ये रिंग टेस्ट नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपने आयरन सल्फेट और इसके कॉम्बिनेशन से एडिशन प्रोडक्ट बना लिया ना, इसने आगे जाके हमें रिंग टेस्ट देना है, और रिंग टेस्ट इस्तेमाल होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता रहा है कि रिंग टेस्ट क्या है और इसको किस तरीके से किया जाता है, तो ये इसकी डिटेल थी। स्टूडेंट्स अब आते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक की तरफ कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्शन कर जाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। अब बच्चों ये डुअल नेचर इसके अंदर मौजूद है, जरा पॉइंट को गौर से सुनिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो रिडक्शन करे। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, वो सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो इसकी क्या करेगा, रिडक्शन। सो याद रखें स्टूडेंट्स, जब इसकी रिडक्शन होती है ना, तो NO जैसे ही रिड्यूस होता है तो ये आमतौर पर देखा गया है कि रिड्यूस्ड टू N2O यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, और नाइट्रोजन। कुछ रिएक्शंस के अंदर इसकी रिडक्शन N2O में होती हुई नजर आती है, और कुछ के अंदर इसकी रिडक्शन N2 डायरेक्ट नाइट्रोजन के अंदर होती हुई नजर आती है। मैं आपको चंद एक रिएक्शंस दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। व्हेन NO reacts with हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या बनाता है बच्चों, इसके नतीजे में सबसे पहले तो वाटर बनता है H2O, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रस ऑक्साइड, और सल्फर को फ्री फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आप देखें यहाँ नाइट्रोजन 2 है, और अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं तो हमें नजर आता है कि पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। अब जरा स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि असल में हो क्या रहा है। मैं यहां पर सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। स्टूडेंट्स आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसका मतलब साबित हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं +2। और गौर कीजिए यहां पर जो N2O बना है, स्टूडेंट्स इससे पिछला आपने लेक्चर अटेंड किया, वहां आपने पढ़ा था कि यहां पे N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि +2 से ये किस में शिफ्ट हो गया है, +1 में, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, मतलब इट हैज बीन रिड्यूस्ड। यही बात मैंने ऊपर लिखी है कि जब इसका रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ होता है तो ये रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड में, और कभी कभार कुछ रिएक्शंस में नाइट्रोजन में भी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स एक रिएक्शन और देखें, ये रिएक्शन है H2SO3 के साथ। स्टूडेंट्स H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का नाम है, ये इसका फॉर्मूला है, इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है। और अगर इसके साथ हम नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। स्टूडेंट्स इसको बैलेंस करते हैं, इक्वेशन में 2 नाइट्रोजन है, यहां 1 है, तो अगर हम इसके साथ 2 लगा दें, द होल इक्वेशन गेट्स बैलेंस्ड। अब बच्चों यहां पर भी वही मामला होगा। आप देखें इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि इस तरफ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मतलब अपनी तो हो गई रिडक्शन। हमारा पॉइंट किस चीज पर है, हमारा पॉइंट ये है कि यहां ये किसके तौर पे काम कर रहा है। अब गौर कीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड
एंड इन सल्फ्यूरस एसिड सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, निकालें जल्दी से। ऑक्सीजन की -6, 3 ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, -6 में से क्या चला गया, +2, तो पीछे क्या बच गया डियर स्टूडेंट्स, पीछे बच गया +-4। तो इसका मतलब है यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपको पता है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यानी अपनी तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो रही है, मींस ये खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन सल्फ्यूरस एसिड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 में शिफ्ट करने का मतलब है उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो उसकी ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, हम ये नतीजा क्या निकालेंगे, दैट व्हेन इट रिएक्ट्स विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, व्हेन इट रिएक्ट्स विद रिड्यूसिंग एजेंट्स इट गेट्स रिड्यूस्ड। पहली बात, चलो मान लिया खुद रिड्यूस हो गया, लेकिन सामने वाले की क्या करवा दी है, ऑक्सीडेशन। सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब है एंड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर असल में खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन काम कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पहला नतीजा हमने निकाल लिया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ऐसा रिएक्शन भी बता देता हूं जहां पर ये N2O में नहीं बल्कि डायरेक्ट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। दिस रिएक्शन इज नॉट रिटन इन योर बुक्स। दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। सो बच्चों यहां पर क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है N2 में अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इक्वेशन को जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। चूंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 होंगे तो ऑक्सीजन भी 2 बनेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। सो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि अपनी तो रिडक्शन हो गई लेकिन उसकी क्या कर दी है, ऑक्सीडेशन। तो इन तमाम रिएक्शंस में आपको क्लियरली आप देख सकते हो बच्चों कि अपनी रिडक्शन हो रही है बट दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो इनकी पहली नेचर हो गई। अब आते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ जब रिएक्शन होगा तब ये क्या करेंगे, यानी अगर हम इसका रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कहते हैं ऐसा सब्सटेंस जो सामने वाली चीज की किसी दूसरी चीज की क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन, मगर खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो देखते हैं कि अगर हम इसका रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाते हैं तो रिएक्शन किस तरह का होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि क्या हो अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। मैंने ऊपर आपको समझाया कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं अपनी तो रिडक्शन हो जाती है लेकिन काम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इनमें क्या तब्दीली जो है वो सामने आती है। तो मैं आपको रिएक्शन सबसे पहले करवाता हूं HNO3 का, यानी नाइट्रिक एसिड जो कि एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसका रिएक्शन हम नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ करवा के देखते हैं कि क्या बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन आपके सामने है, दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 along with the formation of water. Dear students, इसमें जो HNO3 है उसके हमें 2 यूनिट्स इस्तेमाल होते हुए नजर आते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहां पर 2HNO3 का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है। नाइट्रोजन को जरा गौर से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन 2 यहां पर है और 1 यहां पर है, 3। सो जैसे ही हम इसके साथ 3 लगाते हैं तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स अब जरा फोकस कीजिएगा प्लीज। बच्चों ये रहा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। डियर स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि यहां पर +2 है और इस तरफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2, तो ये आ जाएगा 2 × -2, 2 एटम्स है ना, तो -4, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा +4। डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है
nitrogen present in nitric oxide is being converted from +2 to +4. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ऑक्सीडेशन। आपने उसका रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाया ना, तो जब आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाया तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। नजर आ रहा है +2 से +4। इस बेचारे के साथ क्या हुआ, जरा गौर कीजिए डियर स्टूडेंट्स। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। आप देखें +5 से ये चेंज किस में हो गया, +4 में, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक दर्जे नीचे आया। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है रिडक्शन। स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन हो रही है, नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन करवा कौन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है, सामने वाले की क्या करवा रहा है, रिडक्शन। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब इसका रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे करवाया जाता है तो नतीजा क्या निकलता है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया +2 से +4, बट लेकिन काम किया, एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई है डुअल नेचर। व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, और जब इसका रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाएंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ऐसा एक रिएक्शन हम और भी देख सकते हैं जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको पोटेशियम मैग्नेट भी कहा जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, जिसका फॉर्मूला है KMnO4। और ये अकेला नहीं है, एसिडिफाइड KMnO4 है, यानी मिक्स्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिडिफाइड KMnO4 है बच्चों, और ये बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे पहले भी हम लोग पढ़ते रहे हैं इसको। तो ये एसिडिफाइड होकर जैसे ही इसने रिएक्शन किया NO के साथ, स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा कि हो क्या रहा है। जैसे ही ये रिएक्शन होता है इसके नतीजे में बनता है पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4 प्लस, स्टूडेंट्स इसका नाम है पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। सो स्टूडेंट्स ये है सोडियम बाइसल्फेट। इसके अलावा इसके साथ बनता है MnSO4, मैंगनीज सल्फेट। मैंगनीज सल्फेट बनने के साथ साथ पोटेशियम बाइसल्फेट, साथ में मैंगनीज सल्फेट, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहां प्रोड्यूस हो जाता है नाइट्रिक एसिड along with the formation of water। स्टूडेंट्स, स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसको इस तरह लिखा है, आपने इसको एक ही इक्वेशन के अंदर मेंशन करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए याद रखिएगा यहां पे 6 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे KMnO4 के। अब अगर 6K हैं तो जाहिर है फिर ये भी 6 यूनिट्स बनेंगे, और मैंगनीज भी चूंकि 6 हैं तो ये भी 6 यूनिट्स की फॉर्म में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि यहां सल्फ्यूरिक एसिड्स के जो यूनिट्स हैं वो 12 हैं, इस्तेमाल होते हैं। अब आप गौर कीजिए, ये 12 सल्फेट यूनिट्स हैं, जबकि यहां पे 6 सल्फेट आ गए और यहां पर भी 6 सल्फेट, तो ये सल्फेट वाला मामला भी हमें सॉल्व होता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने यूनिट्स हैं, इसके यूनिट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स 10। सो 6 यूनिट्स ऑफ potassium permanganate, 12 units of sulfuric acid, 10 units of nitric oxide react together to form 6 units of potassium bisulfate, 6 units of manganese sulfate, 10 units of nitric acid along with 4 units of
वाटर। अब बच्चों ये रिएक्शन आपने एज इट इज इसको देख लिया, मैंने आपको बता दिया क्या क्या रिएक्शन होता है। मैं अब रहता हूं पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पर आता हूं, मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स यहां पर जरा गौर कीजिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम पढ़कर आए हैं, क्या होती है? +2। यहां कौन है? नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +5। तो मैं यहां लिख देता हूं +5। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड में मौजूद था, +2 से किस में चला गया? +5 में। स्टूडेंट्स ये +2 से +5 में जाने का मतलब क्या है? मतलब है ऑक्सीडेशन, इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, तो इंक्रीज होने का मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है। और हम जल्दी जल्दी से सारों का लिखने की बजाय जिसमें चेंज आया वो लिख देते हैं मैंगनीज का। स्टूडेंट्स मैंगनीज का यहाँ पे मैंगनीज का चार्ज होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, जबकि मैंगनीज सल्फेट में उसके ऊपर चार्ज होता है +2। तो गौर करो बच्चों, +7 से किस में जा रहा है? +2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये क्या होगा बेचारा? ये रिड्यूस हो जाएगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो गौर से देखें बच्चों, मैंने रिजल्ट ऊपर पहले लिख दिया था कि जब इसका रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी तो ऑक्सीडेशन कर देगा, लेकिन ये बदले में उसकी रिडक्शन कर देगा। मतलब ये काम करेगा एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें हमने उसकी शुरू में प्रिपरेशन, फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और बाद में उसकी बड़ी ही अहम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा है। और आपने देखा है कि पिछले वाले के साथ, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ आप कंपेयर करके देखें तो इसके ज़्यादा रिएक्शंस हैं, क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस कर लिया कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये अनस्टेबल है। इसको बुक से अच्छे तरीके से पढ़िए, जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दी है उसको बुक पे लाजमन नोट कीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ लग चुका होगा और इसकी प्रैक्टिस केमिकल रिएक्शंस की करना मत भूलिएगा। अब अगले ऑक्साइड के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।